देखिए, केमिस्ट्री साइंस की एक जड़ है। हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस का एक हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उसी हिस्से का हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं। मींस आपके क्लास 9th का चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाइयों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और यदि आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर नहीं कर रखा तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले वाला चैप्टर कर लीजिए। वन शॉट भी है और वहां पे आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी क्लास का सारा कंटेंट, सारा वीडियो, सारा लेक्चर, सारे नोट्स, सब कुछ प्रीवियस ईयर सब हमारे चैनल पे मिलने वाला है। आप चाहे जाके देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 4 है, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मींस सबसे पहले एक वर्ड लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का शेप या बनावट वो किस तरीके से हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाइयों? स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब किस चीज का हम शेप बनावट पता करने वाले हैं? एटम का। हमने प्रीवियस 3 चैप्टरों में एटम, मॉलिक्यूल और अपना मैटर और प्योर, ये सब चीजें बहुत बार देख ली है। अब आज देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसा है। कैसे हम कह सकते हैं कि एटम देखने में कैसा लगता होगा भाई? इतना छोटा है, सोचो। फिर भी हमने बता रखा है कि हमने मतलब साइंटिस्टों ने बता रखा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेरा नाम है विकास और आप सभी देख रहे हैं विकास कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं, चलिए सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो, सब्सक्राइब कर लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि सब्सक्राइबर भी तो इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। जितनी ज्यादा बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना मजा आएगा पढ़ाने में और उतना मजा ही पढ़ने में भी आएगा। आप लोग पढ़िए, हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आया कि इस चीज का डिस्कवरी कहां से हुआ। मतलब जो हमने एटम पढ़ा, हमने कहा था कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और सबसे छोटा पार्टिकल होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उससे भी छोटा कुछ होता है भाइयों, और उससे छोटे वाले चीज को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मींस एटम से भी छोटा जो होता है उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है ना, तो इंस्पेक्टर से छोटा पोस्ट सब इंस्पेक्टर होता है। तो जब हम किसी की पोस्ट से उससे छोटा वाला पोस्ट बताते हैं तो सब लगा देते हैं, मतलब उससे छोटा। तो ऐसे ही एटॉमिक सब एटॉमिक हो गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे छोटे हैं। कैसे कैसे खोज हुआ और क्या क्या चीज होते हैं? सबसे पहला पार्टिकल आता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है प्रोटॉन और जो तीसरा आएगा उसका नाम रहेगा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन किसने कैसे खोजा। जो साइंटिस्ट थे खोजने वाले, इनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे गए हैं एटम के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, उस पर कितना चार्ज है? देखो, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम का मतलब होता है ये यूनिट है, किसका? यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम कूलाम बोलते हैं। और कूलाम में इसके वैल्यू के बराबर होता है इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर इसके मास की बात करें तो मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने इनका डिस्कवर किया था। प्रोटॉन एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज में आता है, तो इसीलिए इसका जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन के सेम बराबर रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। बस यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों? पॉजिटिव लग जाएगा और बाकी कूलम ही रहेगा। सी मतलब कूलम होता है। आप चाहो तो कूलम पूरा लिख सकते हो, चाहे उसकी यूनिट भी लिख सकते हो। इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको जो फाइंड किया था ई गोल्डस्टीन ने, एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वाज एबल टू डिटेक्ट। इसी से पता लगाया था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, मतलब उस एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है उसको क्या नाम दिया गया था बच्चों? प्रोटॉन दिया गया था। तो इस तरीके से एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अपने न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन भी इसी का भी भाई पार्ट है। किसका पार्ट है? अपने एटम का पार्ट है। तो तीन ही चीजें होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमने बात करा, मतलब तीसरे नंबर पे बात किया हमने किसका? न्यूट्रॉन का। ये फाइंड किया था जे चैडविक ने। और कैसे पता लगाया था? देखो, जे चैडविक ने बम्बार्ड किया था लाइटर एलिमेंट्स, मतलब जो हल्के हल्के एलिमेंट्स है उनको फेंक फेंक के मारा था, बम्बार्ड किया था। जैसे कि लिथियम हो गया, ठीक है, और बोरोन हो गया, विथ अल्फा पार्टिकल। जिसको मारा कैसे था? अल्फा पार्टिकल बना के, छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल लिए और फेंक फेंक के ऐसे मारा था। एंड ऑब्जर्व इमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल। और उन्होंने एक चीज देखा कि एक नया पार्टिकल मिला है
जिसका जो चार्ज है वो कैसा है, 0 है, बट मास इक्वल टू द प्रोटॉन। याद रखना कि इसका चार्ज जो अभी हम देख रहे थे ना बच्चों, कि कोई भी चार्ज है वो कैसा है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहे थे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। दूसरा चीज है, लेकिन इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल ही है। क्या है भाइयों, इक्वल है। अगला चीज हमने क्या कहा, दीज पार्टिकल वर कॉल्ड, इन्हीं पार्टिकलों को हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला, और इनका न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द आटम, मतलब ना इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, और ना इस पे नेगेटिव है, इसीलिए इसको न्यूट्रल पार्ट बोला गया, न्यूट्रल पार्टिकल बोला गया। किसका, एटम का। तो एटम में पूछा जाए कि पूरे एटम में न्यूट्रल कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसके जब एटम का टोटल मास काउंट करते हैं तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसीलिए जो ओवरऑल हमारा एटम रहेगा वो किसके सम के बराबर रहेगा, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास। मतलब कि अगर कोई एटम है, इसका अगर मैं मास निकालने के लिए आप सभी को बोल दूं, तो इसका जो मास रहेगा वो मास प्रोटॉन के और प्लस मास आपका न्यूट्रॉन के, इन दोनों को सम कर दोगे तो पूरा टोटल एटम का मास आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, जो हमने पिछले चैप्टर में कर रखे थे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन था, सॉरी जो भी आपका प्रोटॉन था और जो भी आपका न्यूट्रॉन था, दोनों के मासेस को जोड़ दो, एटम का मास मिल जाएगा। देखिए बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की, मींस जो एटम है उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और सभी ने अपना अपना एक स्ट्रक्चर दिया, उसी को हमने क्या बोला, एटॉमिक मॉडल बोला। इसमें बेसिकली 3 लोग थे जिन्होंने अच्छे अच्छे अपने मॉडल दिए, जिनको आगे लेके बात किया गया, लेकिन सबका मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जा रहा था कि उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे ना, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन थे, उनको कहाँ रखा जाए, ये मिस्टेक हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमसन मॉडल, एक थॉमसन का मॉडल है, एक रदरफोर्ड का मॉडल है और एक बोर का मॉडल है। तो ये 3 मॉडल है और तीनों के मॉडल को चलो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि तीनों का मॉडल क्या क्या था। तो सबसे पहले आता है हमारा थॉमसन जी का मॉडल। क्या था बच्चों, थॉमसन जी का मॉडल। तो हमने कहा मॉडल मतलब वो वाला मत समझ लेना, हीरो हीरोइन वाला, ना 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 ना, हीरो हीरोइन वाला नहीं, ये है एटम के मॉडल, मतलब एटम का एक तरीके से स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं मतलब ऐसे, गलत नहीं सोचना, ठीक है। तो हमने कहा एटॉमिक मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। इन्होंने बोला कि जो आपका मॉडल है वो वाटरमेलन की तरह देखने में लगता है। कैसा लगता है बच्चों, वाटरमेलन की तरह देखने में लगता है। और जैसे सीड होता है ना वाटरमेलन में, अगर आप लोगों ने खाया हो वाटरमेलन मतलब तरबूज, तो तरबूज जब खाओगे तो देखोगे वो पूरा लाल लाल होता है तरबूज, और उसके अंदर बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। तो उसने बोला, थॉमसन ने बोला, मतलब कि जो बीज हैं, वो जो धसे धसे बीज हैं किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर, वो आपके नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, वो नेगेटिव चार्ज होंगे। और लेकिन जो आपका पूरा रेड कलर वाला होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज कौन सा आया, ये पूरा रेड वाला आया, ठीक है। और जो ब्लैक वाले थे वो सारे कैसे आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज आएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो उनको इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ये थॉमसन ने बोला गया था, और बोला गया था कि धसे हुए इम्बेडेड इन अ रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन, जो वो सीड है उसी सीड की बात कर रहा है। ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन है न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम बट नॉट एबल टू द, इसने बता तो दिया कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द एटम हेंस इट वाज फेल्ड। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया, इन्होंने बोल दिया कि धसे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी गलती हो गई थी, इसी वजह से इस मॉडल को नहीं लिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये पहला मॉडल था। चलो दूसरे मॉडल की बात करते हैं। दूसरा मॉडल दिया था कि इन्होंने रदरफोर्ड, किन्होंने दिया था भाइयों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलो भाई, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सभी ने अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने ही बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है। तो इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट रहा जिसका नाम रखा था इन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब इन्होंने अल्फा रेज फेंकी थी और बताया था कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रे, कैसे बम्बार्ड किया था देखो,
ज्यादातर मतलब एक तरीके से उन्होंने ऐसे प्लेट बनाई और उन्होंने ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल्स को ले लेके फेंक फेंक के मारा। अल्फा पार्टिकल मतलब होता है सबसे छोटे पार्टिकल और सिंगल पार्टिकल। तो ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ज्यादातर क्या थे कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ऐसे फेंका गया और सीधे वो आर पार हो गए, ठीक है, इधर उधर हो गए, ठीक है। सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब कि ये समझ लो कि यहाँ पे ऐसा था और ऐसे करके फेंका गया तो कुछ कुछ तो ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे, कुछ टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे, कुछ टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे। अब क्या बोला गया, आउट ऑफ एवरी, लगभग उन्होंने 12,000 पार्टिकल फेंके और उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, रिबाउंड गोल्डन फॉइल, मतलब फेंका और टकरा के ऐसे ही वापस आ गया। तो लगभग 12,000 पार्टिकल फेंके गए थे, ठीक है। इसी को बोला जाता है, इस एक्सपेरिमेंट को, अल्फा रे पार्टिकल। तो हमने कहा कि तो हमारा हो गया अल्फा रे पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद जो आए हमारे साइंटिस्ट, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी आगे हम देखेंगे अच्छे से कि सबकी ड्रॉबैक्स क्या थे, सबकी क्या गलतियां थी, ठीक है। अभी देखो ये रहा ना रदरफोर्ड प्रपोज मॉडल ऑफ द एटम, क्या क्या था उनका मॉडल में। देखो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट था क्या। देखो क्या बोला गया, एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द। देखो ज्यादातर पास ऐसे चले गए, इसका मतलब उसने क्या बोला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर ज्यादातर जगह क्या है, खाली है, क्या है, खाली है, तभी तो वो चला गया आर पार होके। उसके बाद क्या बोला गया कि एटम कंसिस्ट सेंट्रल प्लेस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसने बोला कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, इसी वजह से तो एक पार्टिकल टकरा के वापस आ गया, कैरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड फ्यू वन, मतलब 12,000 में से एक बाउंस बैक हो गया और ज्यादातर जो जा रहे थे पार्टिकल वो ऐसे टकरा के ऐसे चले जा रहे थे। तो सभी जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री का रूल है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है। तो इन्होंने बोल दिया कि हमने पॉजिटिव फेंका था, टकरा के वापस आ रहा है, दैट मीन्स कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। होल एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला कि जो टोटल आपका मास है एटम का वो पूरा न्यूक्लियस में है और बाकी सारी जगह खाली है। अब देखो क्या क्या प्रपोज मॉडल किया गया था। सबसे पहला, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। पहला बोला कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दूसरी बात क्या बोली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उनका एक कोई ना कोई फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट है, मतलब उनका एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपोज टू द साइज ऑफ द एटम। और उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम, मतलब एटम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इनकी क्या क्या गलतियां थी। इन्होंने सब कुछ सही बताया लेकिन एक ही गलती बोल दी जिनकी वजह से इनका मॉडल थोड़ा सा फेल हुआ था, पूरा नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या गलती थी। इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो राउंड करेंगे न्यूक्लियस इन वेल डिफाइन बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल will lose their energy and finally will fall into the nucleus। उनका कहना था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो वो इस तरीके से ऐसे गोल 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 चक्कर लगाएगा ऐसे करके, और एक दिन उसकी एनर्जी खत्म होते होते वो एकदम पास चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पास चला जाएगा। इट वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, वरना इनका रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो हमारे अगल बगल हजारों करोड़ों प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूं, एटम है बहुत सारे हमारे अगल बगल में। अब ये सोचो कि अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है बोले तो नेगेटिव है ऐसे करके जाएगा तो हर बार नेगेटिव पॉजिटिव ब्लास्ट होना चाहिए, ब्लास्ट होना चाहिए, तो हर जगह तो हमको ये दिखना चाहिए ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती थी रदरफोर्ड की। तो इसीलिए पूछा जाता है पेपर में कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। बात करते हैं नील बोर के एटॉमिक मॉडल की। देखो इन्होंने तो अपना मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और जो बाकी लोगों के ड्रॉबैक्स थे उनको भी दूर किया। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, उन्होंने बोला कुछ फिक्स ऑर्बिट्स हैं वही बने हुए हैं, उनका नाम इन्होंने रखा डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द
एटम, मतलब वही सिर्फ फिक्स रहेंगे, ऐसे नहीं रहेगा कि बहुत सारे आपके वो बन जाएंगे, ऑर्बिट बन जाएंगे। वाइल रिवॉल्विंग, जो रदरफोर्ड ने बोला कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमेगा, वहां पे एनर्जी लॉस करेगा, तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट पे घूमेगा वो। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि कोई भी रेडिएट एनर्जी नहीं करेगा, मींस एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, दैट मींस अपने ही ऑर्बिट पे हमेशा घूमता रहेगा। एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब बाय द एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर। उन्होंने सीधे बोला कि मान के चलो ये एक ऑर्बिट है, अगर इस ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में जाता है तो ही उसका एनर्जी खत्म होगा, या एनर्जी लगेगा, या एनर्जी मिलेगा, वरना एनर्जी लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि रोटेट करते 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 एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सबका नाम दिया, जो अंदर वाला है, अंदर वाला उसका नाम क्या दिया उन्होंने भाइयों, उसका नाम मिला न्यूक्लियस, जो सभी ने जानते हैं। ऐसे ही पहला जो सेल आया, उस पहले सेल का नाम रखा फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्या नाम रखा, फर्स्ट एनर्जी लेवल, और इसी को एक और नाम से जाने, के सेल नाम से जाने, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला आया ऑर्बिटर, उसका नाम रखा सेकंड एनर्जी लेवल, के बाद आता है एल, और एल के बाद लगा दो सेल। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसका नाम रखा थर्ड एनर्जी लेवल, के एल, उसके बाद आता है एम, तो ये हो गया बच्चों एम सेल। ऐसे चौथा जो आया उसका फोर एनर्जी लेवल, उसका नाम रखा के एल एम, और ये एन सेल। तो इस तरीके से उन्होंने सेल्स में बांट दिए, और बोला भी कि हर एक ऑर्बिट में एक लिमिटेड आपके वो आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में 36 भर दो, 20 भर दो ना। उन्होंने बोला पहले वाले में सिर्फ 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, और चौथे में 32 आएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बटे गए, टोटल की कैसे बांटे जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसको बताया कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला दिया, 2n की पावर 2, दैट मीन्स अगर पहला सेल है तो 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो आपका आएगा 2, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 आ गया। ऐसे ही 2n की पावर 2, यहाँ 2 रखते हैं, और दूसरे सेल की बात करते हैं तो 2 × 4, दैट मीन्स 8। तो इस तरीके से सारे डिस्ट्रीब्यूशन थे, और ये नील बोर का पूरा था। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक मास, उसी तरीके से अब आया है एटॉमिक नंबर, जो कि एटम को डिसाइड करता है कि कौन सा एटम किस नंबर पे रहेगा। डिनोट किया जाता है इसको जेड से, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर का मतलब कि कितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, मतलब कोई भी एक एटम लिया हमने, उसके अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे वो डिसाइड करेंगे उसके एटॉमिक नंबर पे। मान के चलते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, या फिर हीलियम का लें, या फिर पोटेशियम का लें, कैल्शियम का लें, किसी का भी लें। जैसे सोडियम लिया हमने, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, दैट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, ठीक है। लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनी एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर, उसी को हमने क्या बोल दिया गया भाई, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी एटम का, कि वो कौन सा एटम है, उसी से डिफाइन होगा उसके एटॉमिक नंबर से। चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम। मान के चलिए अगर मैंने कहा एटॉमिक नंबर जो है वो 11 दे रखा है, तो 11 पे जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो हमने क्या बोला कि सोडियम है, बोले तो Na है, ठीक है, सोडियम मतलब Na है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर मैंने चेंज कर दिया, 12 कर दिया, तो सोडियम के बाद अगला जो एलिमेंट होगा वो बन जाएगा सीधे, सोडियम नहीं रहेगा, सीधे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा, तो Mg होगा। तो अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे तो पूरा पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा, या फिर आप प्रोटॉन चेंज करोगे तो भी। तो हमने क्या कहा कि जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर निकाला कैसे जाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, अगर दोनों इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। तो कहने का मतलब कि जो प्रोटॉन है वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन के बराबर भी रहता है, और इसी वजह से न्यूट्रल रहता है एटम, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है उस पर एटम पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम लिया था हमने, 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 रहेंगे। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर मैं बात करूं मास की, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, सोडियम का होता है 23, तो यहाँ तो 11 है भाई। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए तो एटॉमिक मास आ जाता है। तो हमने कहा ये 11 है तो उधर 23 है, दैट मीन्स ये आपका 12 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेंगे अगर हम, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, न्यूट्रॉन के कभी कभी बराबर होता है, हमेशा नहीं, ठीक है।
अब देखो एटॉमिक नंबर तो हमने देख लिया कि कैसे होता है, लेकिन अब देखते हैं मास नंबर कैसे दिखाते हैं, किसी का मास कितना होता है। मास दिखाने के लिए अभी हमने बात किया था कि टोटल नंबर जोड़ दो प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास बराबर आ जाएगा। मींस कि हम सीधे सीधे क्या करें, अगर हमें मास नंबर निकालना है तो हमने प्रोटॉन का नंबर जोड़ा और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दिया और अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, तो इसका जो मास आएगा 7 + 7 दैट इज 14 आ जाएगा। तो इसका जो एटॉमिक मास हुआ वो कितना है, 14 U आया। यू हम क्यों लिखते हैं आप सभी जानते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास और यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। राइटिंग बिगड़ रही है, कोई बात नहीं, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ये नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, इतना आया। लिखने का तरीका किसी भी एटम को कैसे लिखते हैं, एक एक्स लिखेंगे इधर ए इधर जेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे ए लिखेंगे और ये जेड लिखेंगे। जेड का मतलब आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर हो गया और ए का मतलब हो गया एटॉमिक मास और एक्स का मतलब हो गया वो कौन सा एलिमेंट है, तो उसका सिंबल लगता है यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा था कि जो नील बोर ने अपना मॉडल दिया उन्होंने बताया था कि जो सबसे अंदर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियस। इधर आ गया, न्यूक्लियस क्या रहेगा भाइयों, न्यूक्लियस रहेगा अंदर, और अंदर ही क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब हमने कहा अलग अलग सेल होते हैं, जो पहला सेल रहेगा फर्स्ट सेल उसका नाम रहता है के सेल, सेकंड वाले का जो रहेगा उसका नाम रहेगा एल है, और जो थर्ड वाला रहेगा उसका नाम रहेगा एम, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फोर्थ वाले का रहेगा एन। निकालने का कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमने बताया था आपको, 2n² लगा दीजिए, n मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, कौन सा आपने नंबर लिया है। जैसे पहला सेल लिया है तो हमने कहा 2n⁻² है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर लगेगा, सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 वही आएगा। तो पहले वाले सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप भर ही नहीं सकते, ना होते हैं उसमें। दूसरा देखते हो, अगर 2n हो, मान के चलो चौथे वाले सेल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 4, तो हमने कहा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 4 4 जा 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो जो आपका n वाला सेल है उसके अंदर मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो, ओनली 32 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। तो ये था एक मॉडल जिन्होंने बताया था नील बोर ने कि ये चीजें रह सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटा कैसे गया है अपने आइटम में। देखिए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने कहा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। इसी से आप बता सकते हैं कि कोई मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, सब चीज इसी से बता सकते हैं। तो आप वैलेंसी आप बता सकते हो कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। ये सब आप किससे बता सकते हो, इसी से बता सकते हो, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में कितने भरे जाएंगे, तीसरे में कितने भरे जाएंगे, अगले में कितने भरे जाएंगे, उसके अगले में कितने भरे जाएंगे। तो क्या क्या गया, द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डन बाय द अकॉर्डिंग टू द, जो हमने फॉर्मूला सीखा था 2n⁻², वही हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। n रहेगा हमारा नंबर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल, कितने सेल हमने लिए हैं। जो आउटर मोस्ट सेल है, याद रखना आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है आखिरी सेल। किसी भी एटम की मैं बात करूं और अगर उसके आखिरी सेल की बात हो रही है, अगर उसके आखिरी सेल की बात हो रही है तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8, उससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। वाइल सेकंड लास्ट, अगर सेकंड लास्ट रहेगा कांट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वाले से पहले, उसमें 18 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। इवन थ्रो द वे हैव कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग और मोर, चाहे भले ही जैसे हमने एक देखा था उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे मैक्सिमम, लेकिन अगर वो लास्ट हुआ तो उसमें हम 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। सेकंड लास्ट हो तो 18 से ज्यादा नहीं भर सकते, चाहे भले वो लास्ट सेल हो। जैसे कि एल्युमिनियम की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो लिखेंगे कैसे, पहला जो हमारा के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, के बाद एल और एल के बाद एन, तो 2 8 और 3 आया। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है उसका, वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी। लेकिन अगर ये 4 से ज्यादा हुआ तो उसको 8 से माइनस कर देंगे। जैसे कि Na की बात करें तो अगर इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281 आ गया, लास्ट वाला नंबर क्या कहला जाएगा, इसकी वैलेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और द गेन बाय द एलिमेंट इन द अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब अगर उसको 8 बनाने हैं, हमने कहा कि अगर हम एल्युमिनियम लेते, क्या लेते बच्चों, एल्युमिनियम लेते, तो एल्युमिनियम का 2
8 और 3 है, तो यहाँ पे लास्ट है, या तो उसमें 8 हो सकते थे या तो उससे कम हो सकते थे। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जितना छोड़ा उसने उसी को वैलेंसी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम मान के चलते हैं 2 और 7 हो, कितना हो, 2 और 7 हो, तो 7 और 2 9 होते हैं। 9 आप जानते हो किसका होता है, फ्लोरीन का। तो हम कहा फ्लोरीन में देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसकी वैलेंसी जो रहेगी वो हमारी वैलेंसी यहाँ पे 7 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो वो भी फुल्ली फिल्ड हो पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाइयों, 1। कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आसान भाषा में बताता हूं कि 1 रहे, 2 रहे, लास्ट में 3 रहे, 4 रहे, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाएगी। लेकिन अगर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, तो हम उसको बोलेंगे कि उसको क्या करना है, 8 में से माइनस करना है, और 8 आ जाए तो उसको हम सीधे बोल देते हैं कि ये ऑलरेडी नोबल गैस है या फिर इनर्ट गैस है। तो ये बात याद रखना कि उसको हम क्या बोलेंगे, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। शायद समझ आ गया होगा आपको। ये दो नाम आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला है आइसोटॉप और दूसरा है आइसोबार। बार क्लब वाला बार नहीं, लॉन्च वाला बार नहीं, ये दूसरा बार है। इस बार का मतलब होता है मास। क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है मास। तो हमने क्या कहा कि इस बार का मतलब क्या हो गया, मास, और आइसो का मतलब हो गया, आइसो का मतलब हो गया सेम। तो जहां पे मास सेम रहे उसको आइसोबार कहेंगे। तो हमने क्या कहा, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो हमारा मास रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों, लेकिन जो नंबर रहेगा एटॉमिक नंबर वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे आइसोटॉप मतलब सेम और ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो जहां पे एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन मास डिफरेंट रहे, तो हमने क्या कहा, देखो सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल के लिए क्लोरीन को देखो, क्लोरीन दो तरीके से पाया जाता है, एक जिसका नंबर होता है 35 और एक होता है जिसका नंबर होता है 37। तो ये दोनों क्लोरीन 35 वाला, क्लोरीन 37 वाला, दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। क्या है बच्चों, आइसोटॉप्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आइसोबार वाले केस में, कैल्शियम ले लें और आर्गन ले लें, इन दोनों का मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं या फिर मैं आर्गन की बात करूं, इन दोनों की बात करूंगा तो इनका जो मास होता है वो होता है बच्चों 40, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 20 और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ऐसा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। और अगर हमने कहा, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि मास 40 है और जो एटॉमिक नंबर एक का 20 और एक का 18 है। और ऐसे ही इस वाले केस में बात करें आइसोटॉप में, तो यूरेनियम इज आइसोटॉप यूज्ड एज द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है आइसोटॉप के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कोबाल्ट का आइसोटॉप इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू ट्रीट इन गोइटर। गोइटर एक बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन का आइसोटॉप इस्तेमाल किया जाता है इसके। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन वाला देखा था, ये कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम जगह, और ये बहुत ज्यादा जगह पाया जाता है। इसलिए इस क्लोरीन का जो एवरेज लिया जाता है वो 35.5 लिया जाता है। ये एवरेज निकालना भी हम एक दिन सीखेंगे, वीडियो में जाके देख सकते हो, और हमने वीडियो अपलोड कर भी रखी है इसकी कि कैसे निकालते हैं, कितना अवेंडेंस पाया जाता है कौन सा और कितना उसका परसेंटेज है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक था डिफरेंस कि आइसोटॉप्स और आइसोबार में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके, और आपको इनके कमेंट में आंसर भी लिखना है, तो लिखना जरूर बच्चों। जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या क्या बातें बताई थी वो लिखनी है, ठीक है। डाल्टन के पोस्टुलेट मत लिख देना, जे थॉमसन के लिखने हैं जो उसने एटॉमिक मॉडल पे बनाए थे। दूसरा क्या पूछा गया, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस समय उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली ये बतानी है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपकी वैलेंसी निकलनी है, जैसे सोडियम है, सल्फर है, नियोन है और फ्लोरीन है, इन सभी का आपका क्या निकलना है, इसका वैलेंसी फाइंड करना है। तो वैलेंसी फाइंड करना जानते हैं, के सेल ले लेना, एल सेल ले लेना, एम सेल ले लेना, यहाँ पुट करना, यहाँ पुट करना, यहाँ पुट करना।
लास्ट में जितने आते हैं उसी से वैलेंसी निकाल लेना। ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ आया है वो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको और हमारी इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे विजिट भी करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। बाकी नोट्स वगैरह आपको फ्री में चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो तो बहुत चलाया है आप लोगों ने, हमारी लॉन्ग वीडियो की बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। टाटा बाय बाय।